हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एथिक्स नाम से, बच्चे आप जिसको बोलते हो, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारे नैतिक जीवन से जुड़े हुए जो विवाद, जो मुद्दे हैं, जो हमारे संभावित प्रश्न बन सकते हैं बच्चे, तो उसी का सॉल्यूशन के लिए आज से हमने बच्चे ये कक्षा स्टार्ट की है, एथिक्स की कक्षा। लगभग आपके एग्जाम में बच्चे समथिंग समथिंग 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस आप सभी को एथिक्स के देखने को मिल सकते हैं बच्चे। और लगभग हर एग्जाम के अंदर आजकल तो आने स्टार्ट ही हो गए हैं। आपके एग्जाम में स्पेशली चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आप सभी से पूछे जाते हैं, तो उसी का सेशन है बच्चे, उसी की कक्षाएं हैं जो आप सभी के लिए आज से स्टार्ट हो रही हैं। आज हमारी पहली कक्षा है और आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले से संसारम एप्लीकेशन बैच में जुड़े हैं, तो उसी बैच के अंदर बच्चे ये कक्षा आपकी शुरू हो रही है। आज की कक्षा हमारे यूट्यूब पे भी रहेगी, ताकि जो बच्चे अभी भी सेशन के साथ में नहीं जुड़े हैं, बैच के अंदर एनरोल नहीं है और प्रिपरेशन करनी है, कहीं ना कहीं एथिक्स का कंटेंट आप सभी को बहुत रेयर देखने को मिलता है बच्चे, तो आप सभी भी एप्लीकेशन पे जा करके जुड़ सकते हैं। कक्षा को शुरू करने से पहले बच्चे आप सभी को मैं सूचना दे देता हूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, वो आप सभी के सामने मैं रख देता हूं। देखिए बच्चे, आप सभी को जो अपनी कक्षाएं हैं, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल बैच आप सभी के लिए है, जिसके अंदर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। डिटेल्ड कंसेप्ट होंगे बच्चे, 50+ टॉपिक वाइज मॉक्स होंगे, डाउट सेशन तो आपके रहते ही हमेशा। ये सिलेक्शन बैच है एएसआई के लिए बच्चे, 1999 रुपये कंप्लीट चार्ज इसका रहेगा, संसारम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। दूसरा बच्चे, अगर आप सिर्फ टीयर 2 के लिए एएसआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो जिसमें ऐसे राइटिंग होती है, तो बच्चे उसके लिए अलग से बैच है। 999 इसका चार्ज है बच्चे, 999 में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इसमें टीयर 2 में आपको ऐसे राइटिंग के साथ साथ में दूसरा इसमें आपको क्या मिलेगा बच्चे, इसके अंदर आपको एथिक्स की क्लास है, इसमें भी रहेंगी आपकी एथिक्स और आईसीटी। ये ऐसे राइटिंग, एथिक्स, आईसीटी तीनों जो कोर पोर्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल सब्जेक्ट पहले ही कर लेते हैं, तो फिर आपको पूरा पे करने की आवश्यकता नहीं, आप 999 में इस बैच में जुड़ सकते हैं। और अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस जॉब हम कह सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भी, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चे। आपको कंप्लीट कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन करेंगे, कंप्लीट बैच बच्चे 1999 के अंदर आपको दिख रहा है, बैच आपको 999 में मिलेगा बच्चे, 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ में। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, ये थी एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए छोटी सी। अब हम आते हैं अपने काम की चीज़ पे। हमारी काम की चीज़ है बच्चे एथिक्स, जिसको हम आज की कक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं बच्चे। तो आज ये सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके होंगे, हमारे बैच के अंदर लाइव क्लास ये चल रही है और आज की क्लास आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगी। देखो भाई, एथिक्स, पहले एक बात समझो, आप हर चीज़ को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझ के मत पढ़ा करो। हर चीज़ को सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे तो शायद एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व करने में आपको समस्याएं हों। एथिक्स एक ऐसा विषय है कि इस सब्जेक्ट से अगर 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 5 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी, अगर ठीक ठाक से मैच्योरिटी वाली बुद्धि रखते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आप कर देंगे। रही बात अगले 2 से 3 क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आते हैं, हो सकता है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ जाए, भारत के ऑर्गेनाइजेशन से आ जाए, आपकी लोकायुक्त से आ जाए, है ना, लोकपाल से आ जाए बच्चे। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नैतिकता सिखाने के लिए या एथिक्स सिखाने के लिए भारत में नियुक्त की गई हैं, तो उनसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप अटक जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो करवाऊंगा बच्चे, एथिक्स के अंदर दोनों ही चीज़ें कवर होंगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है एथिक्स की वो भी हम सीखेंगे, और साथ में अगर हमारा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन आ जाए तो सारी प्रकार की नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाएं भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि क्वेश्चन जिस भी लेवल का आ जाए वो आपका हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब वो सिलेबस से नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि, आपकी सोचने के तरीके से आया हुआ है, और वो सोचने का तरीका इस सेशन को देखने के बाद आपका विकसित हो जाएगा बच्चे। ठीक है सर, आइए जरा एथिक्स शुरुआत करते हैं बच्चे। और एथिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे एथिकल जीवन से जो जुड़ा हुआ है वो है हमारा करप्शन या भ्रष्टाचार। दोनों ही लैंग्वेज में आपकी चीज़ें होंगी। लैंग्वेज का चक्कर छोड़ के समझने पे कंसंट्रेट कीजिएगा बच्चे। कुछ सब्जेक्ट जैसे फिलोसफी होता है, जैसे आपका एथिक्स होता है, ये सब्जेक्ट कोई परिभाषा है, कोई एमसीक्यू का ऑप्शन टाइप एमसीक्यू का आंसर रटने से संबंधित नहीं होते बच्चे। इनको समझना होता है, सीखना होता है, दैनिक जीवन में उतारना होता है।
अगर उतार के चलेंगे तो आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, सोचने की जो प्रकृति है वो भी वैसे ही विकसित होगी। सो आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आपको नजरिया क्रिएट करना है। नजरिया क्रिएट करने के लिए हम आप लोग बढ़ते हैं बच्चे और शुरुआत करते हैं अपने सेशन से। सबसे पहले बच्चे, करप्शन क्या है? ऑन मॉरल ग्राउंड डेविएशन मतलब विचलित होना, फ्रॉम हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य से, बाय अ पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा, इज करप्शन। करप्शन का मतलब है कि आप अपने कर्तव्य से अगर विचलित होते हैं बच्चे तो ये भ्रष्टाचार है। बट ऑन लीगल, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो एनी पर्सन और गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई सरकारी नौकर जो है वो मिसयूज करता है उसकी पब्लिक पोजीशन का या फिर उस अथॉरिटी का जो उसको मिली हुई है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? करप्शन कहेंगे। सामान्य तौर पे अगर कहो तो मेरे भाई हम कहेंगे कर्तव्य से हम अगर भटक रहे हैं अपने, जो हमारे दैनिक में समाज के प्रति है, तो करप्शन है। बट अगर उसी चीज को आप कानूनी तौर पे देखो तो कोई अपने सार्वजनिक पद का, अपनी स्थिति का, अपने अधिकार का दुरुपयोग करता कोई सरकारी कर्मचारी, वो भ्रष्टाचार होती है बच्चे। कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने हमारे लिए निर्मित करी हैं, तो उन परिभाषाओं को भी आपने समझना पड़ेगा। एक बार कंसेप्ट समझ लोगे फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे तो वहां से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। परिभाषा देखिए कुछ बच्चे, करप्शन इज सो वाइड स्प्रेड, भ्रष्टाचार इतना व्यापक है, इतना फैला हुआ है, इन इट्स नेचर अपनी प्रकृति में, दैट नो क्लियर, कोई साफ तौर पे प्रिसाइज, एक्यूरेट या डेफिनेट डेफिनेशन इसकी नहीं हो सकती है पॉसिबल। भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि इसकी कोई स्पष्ट, सटीक और निश्चित परिभाषा मेरे भाई संभव ही नहीं है सर। फिर हम जब ऐसा है तो कुछ व्यक्तियों ने जो परिभाषाएं दी हैं हम उनकी तरफ जाते हैं जो कि जरूरी है और हमारे एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होती हैं। तो फिर बच्चे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सी ब्रुक्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल करप्शन इज डेलिबरेट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी टू ऑब्टेन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल गेन। Corruption is always an act done in opposition to the law and society for some explicit or implicit gain। मतलब ये हुआ कि भी राजनीतिक भ्रष्टाचार किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य का जानबूझकर पालन न करना होता है। भ्रष्टाचार हमेशा किसी स्पष्ट या फिर अप्रत्यक्ष लाभ के लिए कानून और समाज के विरोध में किया गया कार्य होता है। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ गए होंगे कि भाई कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल के आती है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए कानून या समाज के विरोध में हमारे लिए किया गया कार्य, जिससे कानून या समाज को लाभ नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअल को लाभ होता है, हर एक वो एक्ट आपका क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे ही एलियट और मारिन के अनुसार भी भ्रष्टाचार क्या होता है? कुछ कर्तव्यों का जानबूझकर पालन न करना है ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया जा सके। यही बात आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई है। समझ गए? कंक्लूजन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है बातों में। ऐसे ही बच्चे, जो हमारी एंटी करप्शन कमेटी है 1964 में जो बनी थी, उसके अनुसार समझिए उसने क्या कहा। उस कमेटी ने आपको बताया करप्शन इन द ब्रॉड सेंस, एक व्यापक अगर अर्थ निकाला जाए इस वर्ड का, इज द इम्प्रॉपर और सेल्फिश यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस अटैच्ड टू पब्लिक ऑफिस और ए स्पेशल पोजीशन इन पब्लिक लाइफ। मतलब ये है मेरे भाई, अगर आपके पास कोई विशेष पद है तो आपके पास शक्ति होगी, या फिर आपका समाज पे प्रभाव है, तो इसका अनुचित या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना ही क्या है? भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है बच्चे। ठीक है, ओके सर। फिर बच्चे, जो अपनी अपनी संथानम समिति 1962 बनी थी, उसके अनुसार क्या बताया उन्होंने? Any act which is done by a public servant with a view of gain some selfishness or is not done intentionally while performing his work comes under the category of corruption। मतलब कोई भी कार्य जो किसी सरकारी सेवक द्वारा कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है या जानबूझकर नहीं किया जाता है जबकि वह अपना कार्य कर रहा हो, वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। समझ में आई बात बच्चे? चाहे स्वार्थ के लिए करे, चाहे जानबूझ के नहीं भी कर रहा हो बच्चे, तो वो भी आपका क्या होगा? भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, सेल्फिशनेस भरा कोई भी काम चाहे जानबूझकर हो चाहे जानबूझ के ना हो बच्चे, क्या आएगा?
आपका भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि भी कोई व्यक्ति अगर सरकारी सेवक है, वो जो कार्य कर रहा है और वो सेल्फिशनेस के लिए हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। कई बार होता ना, हमारी इंटरनल थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि उस थिंकिंग के अपार्ट हम उसे बियॉन्ड, उससे बाहर नहीं आ पाते। जब उस थिंकिंग से हम बाहर नहीं आ पाते, लेकिन हमें पता होता है, हमें पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए। कई बार ऑफिस में आपने देखा होगा, कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, अपने कौन सा घर का काम है भाई, आराम आराम से करो। वो भी भ्रष्टाचार है, वो भी करप्शन है मेरे भाई, समझ गए ना। तो ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिचुएशन दी जाएगी, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, तो बताओ इस व्यक्ति ने जो काम किया वो भ्रष्टाचार है या नहीं, या फिर कानूनी परिप्रेक्ष्य से भ्रष्टाचार है, या फिर सामाजिक दृष्टि से भ्रष्टाचार है, करप्शन है। इस प्रकार की चीजें आप सभी के सामने देखने को मिलेंगी। ओके सर, वर्ल्ड बैंक के अनुसार समझिए, आप थोड़ी सी इंटरनेशनल एक आध स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार समझो, करप्शन इज द यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन। व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर हम किसी सरकारी संस्था का या सरकारी पद का उपयोग करते हैं तो वो अपना करप्शन है। इसके अंदर आपका ब्राइबरी, रिश्वत लेना हो गया, एक्सटॉर्शन या फिर एम्बेजलमेंट या फेवरिटिज्म हो गया बच्चे, यानी सार्वजनिक पद का उपयोग जैसे रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, या फिर गबन करना या पक्षपात आदि करना बच्चे, कि अपने वाले लोगों का काम पहले कर देना। आप देखो, आप एक बार सोच के देखो, जितनी चीजें भ्रष्टाचार की कैटेगरी में लिखी हैं, ये सारी चीजें 100% हर सरकारी ऑफिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मैं 100% कह रहा हूं बच्चे, किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी न किसी लेवल पे, यानी बहुत सारे लेवल पे आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम पता नहीं अगले 20 साल में कहाँ जाके ग्रोथ करेंगे। जिसके पास पद नहीं है वो विरोध करता है, लेकिन उसी को अगर वही पद दे दिया जाए तो वो भी वही करेगा जो पिछला व्यक्ति काम कर रहा था। ओके सर, अच्छा फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि करप्शन इज द मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। भ्रष्टाचार स्वार्थ के लिए सौंपे गए अधिकार का दुरुपयोग होता है। इसके बाद फिर इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 161 है बच्चे, उसके अनुसार क्या कहा गया आपको, when any public servant take any financial benefit for himself or any other person other than legitimate remuneration so that government decisions can be taken in a partisan manner, it is corruption and the person concerned with it is corruption। मतलब जब कोई सरकारी सेवक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध जो पारिश्रमिक के अलावा कोई आर्थिक लाभ लेता है, भाई आपकी सैलरी पुलिस में लग गए, आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, आपने मन में बना लिया यार 60,000 से कहाँ काम चलता है, तो फिर आपके मन में आया कि चलो यार अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो आपका जो पारिश्रमिक निर्धारित किया गया था उससे अलग आप कुछ भी इनकम करते हो, है ना, तो वो भी आपका भ्रष्टाचार होगा, ताकि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके के लिए किए जा सकें, तो यह भ्रष्टाचार है और उससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचार का दोषी है। तो उसके अलावा अगर आप कोई भी आर्थिक लाभ लेते हैं और जो सरकारी निर्णय है उसको फिर पक्षपात तरीके से करते, कोई जज है, जज के सामने केस है, केस के मामले में बैक हैंड पे उसके घर पे पैसे पहुंच गए, तो जज ने क्या किया, जज ने फिर आर्थिक लाभ लेकर के पक्षपातपूर्ण निर्णय कर दिया, भ्रष्टाचार है मेरे भाई। ये किसने कहा, ये हमारे आईपीसी के जो 161 सेक्शन है उसके अंदर आपकी परिभाषा लिखी हुई है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आपने सुना होगा। 2G मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन के लिए ये जो आपके नेटवर्क आते हैं, कोई अलग अलग कंपनियां हैं, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, कितनी सारी कंपनियां हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कंपनी में क्या होता है कि भाई इस साल भारत के अंदर जो ये 5G 4G 3G 2G का जो नेटवर्क है, ये एक कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है, उसको एक तरफा कहा जाता है कि इसके ऊपर अधिकार आपका है, तो इसके जो भी चीज़ें बेचेंगे आप इस नेटवर्क के, वो आप बेचेंगे, तो ऐसे लाइसेंस मिलता है। तो लाइसेंस मिलने के लिए सरकार की कीमत तय होती है कि भी सैटेलाइटों का यूज होगा तो आप इतनी कीमत सरकार को देंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, उसमें सस्ते दामों पर लाइसेंस को बेचा गया था, लाइसेंस को दिया गया था और सरकार को लगभग बहुत सारे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, ऐसा अनुमान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि ये 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था इसमें एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई, सबको निर्दोष करके बरी कर दिया गया था। अब सोच लीजिए, आप लोग समझ रहे बात को, सब निर्दोष साबित हुए थे लास्ट में और सब बरी हो चुके, एक को भी एक दिन की सजा भी नहीं हुई इस केस के अंदर। और कितना बड़ा घोटाला हमारे मीडिया न्यूज़ के अंदर ये चला था, ठीक है।
ओके सर, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, जैसे व्यापम घोटाला हो गया, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में जो नौकरियां बांटी जाती हैं, यहाँ पे क्या होता है व्यापम घोटाला मतलब जैसे मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से आपके ना, जैसे हरियाणा में HSSC है, वैसे ही मध्य प्रदेश में व्यापम है। व्यापम क्या करता है, वो एग्जाम लेता सारे नौकरियों के, तो वहाँ पर भी अपने आर्थिक लाभ के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने काफ़ी सारी नौकरियों में धांधली की थी, परीक्षाओं में हेरफेर किया था। अब थोड़ा सा इतिहास देख लिया जाए बच्चे। भ्रष्टाचार हमेशा मनुष्यों के संबंध में किसी न किसी रूप में हमेशा से मौजूद रहा है, हालांकि इसका दायरा सीमित से अब बढ़ गया है। मतलब कहने की बात यह कि भ्रष्टाचार इतिहास हिस्ट्री से ही आपका रहा है, बहुत पुराने समय से रहा, हालांकि पहले सीमित था, अब इसका दायरा बढ़ गया है। कौटिल्य ने भी इस पे अपने विचार दिए थे बच्चे, समझ लीजिए। ऐसे व्यक्तियों के विचार आ जाते हैं कि भी किसने भ्रष्टाचार को कितनी कैटेगरी में बांटा था, इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ओके सर। तो हमारे जो फेमस इंडियन स्कॉलर हैं और इकोनॉमिक्स के जो एक प्रकार से क्रिएटर कह सकते हैं, उन्होंने 40 प्रकार के करप्शन बताए हैं बच्चे, 40 प्रकार के करप्शन उन्होंने बताए हैं। देखो एक बात ध्यान रखना बच्चे, हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, एथिक्स सब्जेक्ट का दायरा तो वैसे इतना बड़ा है कि यूपीएससी में भी एथिक्स अलग से एक सब्जेक्ट आता है, तो पूरा एथिक्स एक अलग चीज़ है, और हमारे एग्जाम में एथिक्स का कौन सा पोर्शन यूज होगा अलग बात है। मैं आपको एथिक्स जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे करप्शन शब्द आप बहुत बार सुन रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ वही है। आप लोग पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, तो मैं यहाँ पे जो आपको ये एथिक्स का पोर्शन करवा रहा हूँ बच्चे, ये पुलिस एथिक्स कह सकते हो आप लोग। हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो या तो हमारे दैनिक जीवन सामाजिक रूप से कोई ना कोई बेसिक सा क्वेश्चन आता है, या फिर पुलिस एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो हमारा भी कंसंट्रेशन वही रहेगा। ठीक है ना, एक पुलिस एथिक्स को हम पूरा विस्तार से जानेंगे, और उसके बाद फिर जनरल एथिक्स हमारी जो संस्थाएं हैं नेशनल इंटरनेशनल है ना, उन सब के विषय में भी हमारे द्वारा जाना जाएगा। तो आप भी इस बात को बिल्कुल मान के चलिए, अपने मस्तिष्क में सेट करके चलिए। ओके सर, इनके अनुसार इन्होंने 40 कैटेगरी में बांटा। अकॉर्डिंग टू हिम, जस्ट एज इट इम्पॉसिबल फॉर द टंग नॉट टू टेस्टेड हनी, in the same way it is impossible for a government employee not to eat a part of the state's revenue। इन्होंने कहा, देखो कितनी खतरनाक बात कही, 40 प्रकार बताए। इन्होंने कहा कि जैसे जीभ के लिए चखे हुए शहद का स्वाद ना लेना असंभव है, कि शहद जीभ पे रख दिया और उसका स्वाद जीभ ना ले, जैसे ये असंभव हो, वैसे ही सरकारी कर्मचारी के लिए भी जो हमारे राज्य का राजस्व है, जो हमारे सरकारी संपत्ति है, उसका हिस्सा ना ले, ये भी असंभव है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस राजस्व में से कुछ ना कुछ पैसे अपने सेल्फिशनेस के लिए गेन नहीं करेगा। बोले ये संभव ही नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था कौटिल्य ने बच्चे आपका। और एग्जाम्पल दिए थे, बोला जैसे जल में रहने वाली मछली, जल उसने पिया है कि नहीं पिया हम नहीं पकड़ सकते, वैसे ही आमतौर पे सरकारी कर्मचारी भी रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े जाते हैं। मछली के एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया। और सल्तनत और मुगल काल से भारत में भ्रष्टाचार जो है वो प्रचलित है। कई बार आपने कुछ ना कुछ शॉर्ट कहानियां भी सुनी होंगी, तो उन कहानियों के माध्यम से भी आपको पता लगा होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था बच्चे, उसके दौरान भारत में हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारियों ने सभी अपने एथिक्स और अपने बिलीफ को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी और अंततः उसे वापस लौटना पड़ा था। वापस क्यों लौटना पड़ा था? आप सभी जानते हैं बच्चे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो एक समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अंग्रेज भारत में आए थे, उन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने खुद के व्यापार सेटल करने शुरू कर दिए। जहां जिस अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी में ड्यूटी आती और जिस भी भारत के स्थान पे वो कार्यरत होता, तो वहीं पर भारत के जो आम जनता थी उनसे अपना व्यापार शुरू कर देता। तो काम पे ध्यान छोड़ के व्यापार करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, एक और चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या थी कि व्यापारियों का संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन थे। तो मेन तो पर्पज उसका बिजनेस करना ही था। तो जो लोग सेलेक्ट थे ना उस कंपनी के अंदर, उन लोगों ने भी क्या किया मेरे भाई, उन्होंने भी फिर उस कंपनी के बिजनेस में बीच में कमीशन खाना शुरू कर दिया। जो कंपनी का राजस्व या इनकम रेवेन्यू का हिस्सा होता, उस रेवेन्यू हिस्से में से भी उन्होंने अलग करना शुरू कर दिया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तभी तो कमजोर पड़ी और इसलिए उसको वापस बुलाना पड़ा था। ठीक है सर। जो ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के अंदर जो रेवेन्यू है, पुलिस है, या फिर हमारे जो आबकारी विभाग हैं, है ना, आबकारी मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट जो बच्चे, उनको भी व्यापक ऐसी विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी। इसके परिणाम स्वरूप उनके भ्रष्ट होने की पूरी गुंजाइश थी। मतलब जिसके पास शक्ति है, पावर है, तो भ्रष्ट होगा बच्चे, उनकी भी ऐसी चीजें थी। न्यायपालिका की छोटी अदालतों की भी यही स्थिति थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक भ्रष्टाचार ज्यादातर प्रशासन के निचले स्तरों तक सीमित था।
उच्च पदों पर जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट नहीं हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी ज्यादातर क्या थे? अंग्रेज थे। वे भारतीय जनता से दूर रहते थे और सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लैंड चले जाते थे। इसके अलावा उन्हें अच्छा वेतन मिलता था, जिसके कारण उनका चरित्र अच्छा बना रहता था। वास्तव में भारत को कुशल और ईमानदार सार्वजनिक सेवा विरासत में मिली थी। स्वतंत्रता के बाद लोगों की ईमानदारी घट गई है। स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेज थे ऊंचे पदों पर थे, वो रिश्वत नहीं लेते थे। नीचे पदों में रिश्वतखोरी थी। ऊपर वाले पदों के लोगों को पैसा भी अच्छा मिलता था और रिटायरमेंट के बाद में ठीक ठाक मेंटेनेंस से रह जाते थे। नीचे था स्तर। लेकिन जैसे स्वतंत्र हुए उसके बाद अब हर व्यक्ति का अगर डायरेक्ट पॉपुलेशन के साथ में, समाज के साथ संपर्क नहीं है तो इनडायरेक्टली होता था। इनडायरेक्टली चैनल्स बने होते थे। आज भी देखो आप, सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर लो। और सैलरी क्या होती है? सैलरी एक नॉर्मल आईटी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से भी कम होती है। लेकिन कोई सैलरी की बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि चैनल्स बने होते हैं। चैनल्स बने होते हैं, माध्यम बने होते हैं। बच्चे, माध्यम कैसे? जो अधिकारी बड़े स्तर पे बैठा है डायरेक्टली जनता से, चाहे मिलता भी ना हो, बट अधिकारी जो भी बड़े पद पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम उन्होंने 3-4 बना रखे हैं कि उन माध्यमों के थ्रू पैसा आएगा। उस व्यक्ति को तो उसको टच भी नहीं करना है, वो उसी माध्यम से अलग अलग जगह पे जाके इन्वेस्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति या उसके रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी बनती जाएगी। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे कुछ परसेंट उसको देके, बाकी तो हिस्सा उन्हीं का है। इसलिए पकड़े भी नहीं जाते। विजिलेंस की टीम घूमती है कि पकड़ो इनको, लेकिन नहीं पकड़े जाते। रीजन क्या? पूरा चैनल बने हुए होते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जिसके हाथ में भी जो लगा, आज भी देखो परिस्थिति बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। सैलरी को तो मुझे नहीं लगता कि अधिकारी का भी हाथ भी लगाते होंगे खर्च करने के लिए, है ना। हो सकता है 1% अलग हो, 99% तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। और अगर ये सारा पैसा जिसका है, सरकार का है, सरकार का मतलब पब्लिक का है, अगर वो सारा पैसा पब्लिक और सरकार में जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ रहे, तो मेरे हिसाब से जो आज ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये गरीबी है ये होगी भी नहीं। और इतने लोग ये मारामारी करेंगे भी नहीं, ये सिविल सर्वेंट या फिर ये बनने के लिए, बड़े अधिकारी बनने के लिए। क्योंकि सैलरी, उस सैलरी पे तो कभी काम करके खुश नहीं होंगे ये। उससे ज़्यादा खेतों में किसान कमा सकता है अगर सारी चीज़ें भ्रष्टाचार विरोधी हों तो, भ्रष्टाचार से मुक्त हों, करप्शन नहीं हो तो क्या ज़्यादा नहीं। अब करप्शन क्यों है? करप्शन इसलिए क्योंकि एथिक्स नहीं है। अब आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग भी पुलिस में जाने वाले हो, प्रशासन में जाने वाले हो। और एथिक्स, अब देखो एथिक्स पढ़ाने से आपको, आप क्या करप्शन नहीं करोगे? एथिक्स पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि आप करप्शन देखो लगभग मोस्टली करेंगे आगे जाके, लेकिन एथिक्स पढ़ाने का फायदा ये होता है कि आप अगर करप्शन करोगे तो आपको पता तो होगा कि आप करप्शन कर रहे हो। उसके बाद आपका निर्णय होता है। एथिक्स पढ़ाने का बस इतना सा लाभ होता है कि आप जो कर रहे हो, अगर करप्शन कर रहे हो, देखो एक अनपढ़ व्यक्ति है, उस अनपढ़ व्यक्ति की थिंकिंग पैटर्न आप देखना। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए तो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के घूंघट को अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति घूंघट बैन करवाना चाहे तो भी उसमें विवाद हो जाता है। रीज़न क्या? रीज़न क्या? वो लोगों को पता नहीं है कि सही गलत क्या है। उन्होंने कभी वो चीज़ें पढ़ी नहीं। लेकिन जो बच्चा अगर वो पढ़ते तो विरोध करते टाइम उनको सोचना पड़ता है कि तुम गलत चीज़ का विरोध कर रहे हो। ऐसे ही होता है कि प्रशासन में आप जाओगे, आप एथिक्स पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है कि सही है। उसके बाद आपका निर्णय होता है कि आपको गलत करना है कि नहीं करना है। एथिक्स पढ़ाने का यही होता है। सिविल सर्वेंट को तो अलग से पेपर होता है, उनको तो बहुत गहराई से पढ़ना होता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि भाई तुम जो करोगे तुम्हारा निर्णय होगा, लेकिन जो करोगे ना तुम्हें पता होगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है सर, समझ में आ गई ना बात? ओके सर। वास्तव में भारत को कुशल और अपेक्षाकृत ईमानदार सार्वजनिक सेवा विरासत मिली थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? वो जो स्वतंत्रता है मेरे भाई वो आपकी घट गई। ओके सर। अब देखो भाई भ्रष्टाचार के प्रकार, अब टाइप्स पे आते हैं। अलग अलग संस्थाओं के द्वारा या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। कौटिल्य जो थे उन्होंने अपने समय भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए थे, और वो ठीक है सर, एक पुरानी बात थी। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार के प्रकार क्या थे एक बार देख लो। करप्शन को यहाँ पे 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे, उसकी टेंडेंसी, उसके स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य, प्रवृत्ति, दायरों के आधार पे कौन कौन से टाइप थी उनको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये 6 प्रकार लिखे हुए हैं जो आपको बताया गया था बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पॉलिटिकल करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, पब्लिक करप्शन और पर्सनल करप्शन और पेटी करप्शन, पेटी करप्शन और ग्रांड करप्शन। छोटा भ्रष्टाचार, बड़ा, व्यक्तिगत, सार्वजनिक, प्रशासनिक या राजनीतिक, ये ऐसी 6 टाइप आपको बताई गई थी। ठीक है, ओके। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हमारा है
उसके अनुसार 27 प्रकार के करप्शन बताए गए थे बच्चे, जो आप सभी के सामने ये लिखे हुए हैं, देख लीजिए। सबसे पहला उन्होंने बताया था कि आपके पास में कोई भी ऑफिशियल पोजीशन है, आपके पास कोई अधिकार है, अथॉरिटी है, या आपके पास पावर है, आप इनका अगर सही उपयोग नहीं करते तो ये भी करप्शन है। सार्वजनिक धन है, जो पब्लिक फंड है, उसका दुरुपयोग। डिसप्रोपोर्शन एसेट्स, अनुपातहीन संपत्ति आप रखते हो, आपकी सैलरी क्या है और संपत्ति आपके पास क्या है, सैलरी आपकी 20,000 रुपये, संपत्ति आपके पास अरबों की है। उसका अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक आचरण करते हो, घटिया वस्तुएं या काम स्वीकार करते हो, उपहार प्राप्त करते हो, जब आजकल करते हैं ना भाई, जैसे कुछ मंत्री वगैरह ऐसे होते हैं कि अब मान लो कि मैं टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मुझे अगर अपनी तबादला करवाना, मुझे एक जगह से मेरी ड्यूटी चेंज करा के किसी दूसरे सिटी में लेके जानी है, तो हो सकता है कि डायरेक्टली वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली पैसे के लिए बोला जाएगा, नहीं लेंगे, लेकिन वहीं पर का कुछ प्रोग्राम होगा कहीं पे, तो उस प्रोग्राम में जाकर के मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक गोल्ड की चेन उनको पहनानी गिफ्ट के रूप में, वो समझ जाएंगे कि गोल्ड की चेन क्यों आई है, उसके बाद वो सारा काम कर देंगे। अब गिफ्ट भी हो गया, बैक हैंड पे उन्होंने काम भी कर दिया, तो हुआ तो करप्शन ही ना ये भी, तो ये भी हो सकता है बच्चे, है ना। सरकारी कर्मचारियों की जानकारी और सहयोग से आयात और कंपनियों के आवंटन का दुरुपयोग करना। क्लेमिंग फॉल्स टूर्स, अलावेंस, बिल्स एंड हाउस रेंट, झूठे दौरे, भत्ते, बिल, मकान किराया आदि का दावा करना सरकारी कर्मचारी करते हैं। वाहन खरीदने के लिए जो राशि मिली है उसका दुरुपयोग करना, जो राशि सैंक्शन हुई है, भी किसी डिपार्टमेंट में व्हीकल खरीदना है, उसके लिए जो राशि गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है उसका दुरुपयोग करना, है ना। या फिर उन व्यक्तियों से या उन फर्म से ऋण लेना जिनसे आधिकारिक संबंध हो, उन व्यक्तियों की आर्थिक जिम्मेदारियां उठाना जिनसे अधिकारियों के आधिकारिक संबंध हो, या आवासीय भूमि की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी करना। उस अंडर रिपोर्टिंग और हाइडिंग इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स को छिपाना। इसके अलावा बच्चे इलीगली जो कनेक्शन हैं और इलीगली कनेक्शन रखना, मतलब भर्तियां करते हैं, सरकारी नौकरियों पे नियुक्ति करते हैं या उनका ट्रांसफर करते हैं, पद में उन्नति करते हैं, उसको अवैध रूप से पैसे लेके करना, है ना। या फिर सरकारी मकानों पर कब्जा करना, या फिर जो लोगों का विस्थापित हुए हैं, मतलब जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस किया गया किसी सरकारी प्रोजेक्ट के कारण बच्चे, तो उनकी जो एक्चुअल भूमि की वैल्यू थी उसका गलत मूल्यांकन करना, ये हो सकता है बच्चे। या दावे के निपटारे में देरी करना, मतलब जिसने जो क्लेम किया है सरकार को जिसको देना है उसको क्लेम देने में देरी करना, है ना। मनी ऑर्डर, बीमा या फिर पार्सल को न पहुंचाना जिसके लिए भेजा गया है। रेलवे और हवाई जहाज में सीट का आरक्षण और कोटे में अनियमितताएं करना। पत्राचार में पुराने डाक टिकटों का उपयोग करना। पैसे के लिए जाति, जन्म, मृत्यु के नकली प्रमाण पत्र बनाना। सरकारी कर्मचारियों का जो पर्सनल काम के लिए यूज करना। बिना किसी अनुमति या सूचना के संपत्ति प्राप्त करना। आयात निर्यात लाइसेंस देने में आपका इरेगुलरिटी करना। ठेकेदार और फर्मों के को अनावश्यक छूट देना। लालच और अन्य कारणों से सरकार को नुकसान पहुंचाना। टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता या लापरवाही करना। मेरे भाई, ये भी सारी चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ एक मोटा मोटी तौर पे आपके दिमाग में करप्शन क्या चीज़ होती है वो समझ में आया होगा। अभी और चीज़ें हैं, अभी और प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं हम करेंगे। हमारे एग्जाम से रेलिवेंट जितने भी आपके पुलिस एथिक्स से संबंधित चीज़ें हैं बच्चे, या जनरल्स हैं, सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो बच्चे, ये हमारी क्लास थी। आज की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी बैच में तो हमारी स्टार्ट हो गई है। जो बच्चे आगे कंटिन्यू एथिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बच्चे, और बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करके कंप्लीट कोर्स बिल्कुल सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद भाई।